हेलो गाइज, आज हम बात करते हैं बीजी में सैलरी कैसे क्रिएट करें। क्योंकि बहुत से लोगों की समस्या होती है कि वो बीजी में सैलरी क्रिएट नहीं कर पाते हैं और उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हैं और अधिकतर काम मैनुअल करते हैं। तो बीजी में एक सैलरी क्रिएट कैसे करें, आइए जानते हैं पहले। तो सैलरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि उस पर्सन का अकाउंट क्रिएट करना। तो वो अकाउंट किस टाइप का होगा? वो अकाउंट होगा सैलरी क्रिएटर। सैलरी क्रिएटर कौन क्या होते हैं? सैलरी क्रिएटर हम जो हमें सर्विस देते हैं या जो हमें इन्वेंट्री में कहते हैं कि माल देते हैं, वो सैलरी क्रिएटर होते हैं। ठीक है, जो सर्विस देते हैं और उस सर्विस के बदले में उनको कुछ भुगतान दिया जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके सैलरी अकाउंट्स में। तो एक सैलरी अकाउंट हमेशा एक्सपेंस खाता होता है और एक्सपेंस खाते से हम एक किसी व्यक्ति की सैलरी कैसे क्रिएट करते हैं और उसे भुगतान कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम खाते क्रिएट करते हैं और खाता क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर में, अकाउंट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या ऑलरेडी सैलरी अकाउंट बना हुआ है। तो मॉडिफाई में जाके सैलरी पे लिखेंगे तो देखो सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस नाम का खाता बना हुआ है, तो हमें इस खाते को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगला खाता हम बनाते हैं किसी पर्सन का। तो हम स्कूल में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम 2-4 एम्प्लॉयों के खाते और टीचर्स के खाते बना लेते हैं। जैसे मैंने टीचर्स खाते बनाए, उससे पहले हमें क्या करेंगे, टीचर्स। तो इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है जो मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अकाउंट ग्रुप। यहाँ एक सिंगल अकाउंट बनता है, यहाँ उस टाइप के ग्रुप टाइप अकाउंट बनते हैं। तो मैं सबसे पहले टीचर नाम का एक ग्रुप बना लेता हूँ, क्योंकि ये इसलिए बनाना पड़ता है कि एक तो हमें स्कूल के जो परमानेंट सैलरी क्रिएटर या जो टीचर है जिनको हमें पेमेंट भुगतान करनी ही पड़ती है, और दूसरे टाइप के होते हैं जैसे वो जनती, जैसे हमने किसी स्कूल के लिए कोई मटेरियल खरीद लिया, जैसे स्पोर्ट्स का मटेरियल खरीद लिया और साल भर उसकी पेमेंट भी करनी होती है, उससे माल आता है, हम थोड़ी बहुत पेमेंट करते रहते हैं। तो उस खाते को मेंटेन करने के लिए हमें उसे अलग ग्रुप में बनाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे परमानेंट कस्टमर न होके परमानेंट सर्विस प्रोवाइडर, स्कूल के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, वो एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टीचर है जो परमानेंट रहते हैं, इसको हम कौन से ग्रुप में डालेंगे, सैलरी क्रिएटर ग्रुप में। लेकिन वो भी खाते सैलरी ग्रुप क्रेडिटर होंगे, लेकिन उसे हम देखने में आसानी से देखने के लिए इस तरह के अलग अलग ग्रुप क्रिएट करते हैं, ताकि हमें पता लग सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो एक एम्प्लॉई है या हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। ये क्रिएट कर लिया। अब हम अकाउंट में जाएंगे और टीचर 1 नाम से एक पहला अकाउंट बनाते हैं सैलरी क्रिएटर, लेकिन हमने उसका ग्रुप क्या बना दिया, अब टीचर टाइप का बना दिया। ये टीचर 1, ये देखो टीचर टाइप का मैंने, ये एक तरह का सैलरी क्रिएटर टाइप का अकाउंट है। ठीक है, अब चाहे तो आप सैलरी क्रिएटर भी लिख सकते हो, इसे सैलरी क्रिएटर टाइप का हो गया, और चाहे तो इसे टीचर टाइप लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमने सैलरी क्रिएटर के अंडर में टीचर टाइप का ग्रुप बना लिया है। और इसे सेव कर देंगे। इसी तरह हम टीचर 2 नाम से एक और बनाते हैं खाता अकाउंट। फिर टीचर 3 से, फिर एक प्यून से, टीचर का ही बनाएंगे हम एक बार। ये हमने टीचर का अकाउंट बना लिया। अब इनकी सैलरी कैसे क्रिएट की जाती है? सैलरी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि इन बंदों ने हमें भुगतान दिया, क्या दिया, भुगतान सर्विस दी, तो उस सर्विस को कैसे हम अपने खाते में ऐड करते हैं, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें
एक तीसरे टाइप की एंट्री होती है, ट्रांजेक्शन एंट्री होती है जनरल टाइप। हमें वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो शिफ्ट के लिए और पेमेंट के लिए है, लेकिन एक जनरल एंट्री हमें क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसमें ना तो भुगतान हो रहा है, क्योंकि इसमें हम या तो बिल रिसीव कर रहे हैं या उससे सर्विस रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कैश रिसीव नहीं कर रहे। अगर कैश रिसीव करते तो रिसिप्ट में एंट्री डालते और या पेमेंट में एंट्री डालते, पेमेंट करते। तो हमने इसे सर्विस रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जो कि कैश टाइप डाटा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एंट्री करते हैं। हमने जैसे अप्रैल मंथ की पेमेंट बनानी है, तो हम अप्रैल के एंड में इस चीज़ को काउंट करेंगे कि हम इन्हें पूरे महीने की इसकी तनख्वाह बनानी है। तो क्या करेंगे, 30/4, और DR क्या करेंगे, सैलरी, क्योंकि हमारा एक तरह से खर्चा है सैलरी। इन बंदों को सैलरी देनी है, चाहे तो हम यहाँ उनको चारों की सैलरी 25-25 हज़ार रुपये लगा के हमें 1 लाख रुपए का भुगतान यहाँ सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पेमेंट एंट्री होगी तो सैलरी में डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो पहले हम पेमेंट में डायरेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको 1/5 में सैलरी नाम के अकाउंट से क्या किया, 1 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। इस तरह का मैं 1 लाख का भुगतान करूंगा, क्योंकि हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ, 80 हज़ार कर देता हूँ, 40 ही कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये से हमें डायरेक्ट एंट्री तो कर लेंगे। इस सैलरी के पेटे हमने 40 हज़ार रुपये दिए, लेकिन उन बंदों का विवरण नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि वो बंदे क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को सर्विस देंगे, फिर हम उनको कैश देंगे। तो एक तो ये डायरेक्ट एंट्री है कि डायरेक्ट सैलरी दे दी, इससे हमारा 2 ही खाते बने, एक तो सैलरी अकाउंट पे करके DR कर दिया और कैश चला गया। तो यहाँ हमारे उस बंदों का कोई लेना देना नहीं रहा, एम्प्लॉय का कोई लेना देना नहीं रहा कि हमें सैलरी बांट दी, जो सैलरी बन रही है वो लेजर के मैनुअल दे दी गई है। अब इसको एंट्री को हम हटाते हैं और वापस वही जनरल एंट्री करते हैं, जहाँ सैलरी में जाके 30/4 को सैलरी क्रिएट करते हैं। सैलरी पे क्रिएट किया और मैंने यहाँ 40 हज़ार डाल दी, क्योंकि टोटल सैलरी हमने 40 हज़ार देनी है। इसके हिसाब से हमने टीचर 1 सेलेक्ट किया। टीचर 1 ने हमें क्या सर्विस दी, 10 हज़ार रुपये की सर्विस दी इस महीने, और टीचर 2 ने हमें क्या दिया, 10 हज़ार की सर्विस टीचर 2 ने दी, और टीचर 3 ने हमें 12 हज़ार की सर्विस दी, और टीचर 3 ने हमें 12 हज़ार सर्विस दी, और टीचर 4 ने हमें 8 हज़ार की सर्विस दी। ऑटोमेटिक सारे अकाउंट मेंटेन हो गए। अब ये 40 हज़ार रुपये क्या हो गए, 40 हज़ार का हमारा खर्चा हो गया, लेकिन हमने अभी तक भुगतान किसी को भी नहीं किया। अब क्या हो गया, ये सिंडिकेटर हो गए। अब भुगतान इन लोगों का बकाया रह गया, क्योंकि दरअसल हमने खर्चा कर दिया है लेकिन भुगतान अभी तक नहीं किया है। ठीक है, और पहले वाली एंट्री में भुगतान हो चुका है। सैलरी को डायरेक्ट अपने कैश से CR कर रहे थे, तो उसमें डायरेक्ट 40 हज़ार का भुगतान हो गया है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। ये बिल बाय बिल एडजस्टमेंट करने के लिए करा है। दरअसल ये एक इन्वेंट्री के लिए ऑप्शन होता है, जो हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह हमने सैलरी क्रिएट कर ली, और अब हम देखेंगे इसे कहाँ देखेंगे, अकाउंट्स बुक में जाके अकाउंट वाइज लेजर देखेंगे, किसका, टीचर 1 का, टीचर 2 का। तो आपके सामने पहले ही, अगर खोलने से पहले इसने बैलेंस बता दिया है कि इन्होंने हमें क्या क्या दे रखा है। 10 हज़ार रुपये की सर्विस टीचर 1 ने दे रखी है। 10,002 की सर्विस, 10,000 टीचर 2 ने 10,000 की सर्विस दे रखी है। टीचर 3 ने 12,000 की, टीचर 4 ने 8,000 की सर्विस दे रखी है। अब हम टीचर 1 को ओपन करेंगे, तो टीचर 1 को ओपन करेंगे तो आपको बता देगा कि इसने 10 हज़ार रुपये हमें दे रखे हैं। देखो CR बोल रहा है। अब जब इसको पेमेंट देंगे तब ये यहाँ पे 0 बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेमेंट का भुगतान करेंगे। तो यहाँ तो हमने अकाउंट देख लिए कि इन बंदों को पेमेंट देनी है, लेकिन अब हम इसको डे बुक में भी एंट्री देखेंगे। तो ये एंट्री
आपको यहाँ नज़र आएगी कि आपने डे बुक में 30 तारीख को सैलरी क्रिएट की है, यानी आपने खर्चा किया 40,000 रुपये का, और सर्विस देने वाले कौन है, ये लोग हैं एम्प्लॉई, टीचर 1 से लेकर टीचर 4 तक। अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे और चेक करेंगे। ये देखिए, इसमें आपको 47,500 कैश दिखाई दे रहा है, बैंक में कुछ भी नहीं है, और लॉस प्रॉफिट में देखेंगे 7,500 रुपये बचे हैं। तो इनकम हमारे पास इतनी थी, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, और एक्सपेंस हमने 22,000 का किया था, पीछे 47,000 रुपये बचे। उसके बाद में हम आए वापस इधर, प्रॉफिट 47 और 11,500 इनकम को लिया, और इस दर ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दिया। सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसने दिखा दिया। 40,000 का खर्चा किया, और वाटर के अपने 11,000 रुपये, टोटल 51,000 रुपये अपने खर्च किए। आपके पास नेक्स्ट प्रॉफिट है 75,000 रुपये। लेकिन अभी तक हमने क्या किया, अब आपकी देनदारी पूछेगा कि आपने 40,000 रुपये की देनदारी आपकी खड़ी है, क्योंकि आपने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया, और जबकि आपके पास कैश पड़ा है। अगर जब हम इसका भुगतान कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट जो था वो 7500 ही रुपये बचेगा, और कैश भी आपके पास 7500 रुपये बचेगा। तो हम अब एंट्री करते हैं इसकी, हम पेमेंट कर देते हैं 1/5 में जाकर भुगतान करते हैं टीचर को, 5/5 में जाकर भुगतान कर देते हैं। मैंने टीचर 1 को 10,000 रुपये दिए, और टीचर 2 को 10,000 रुपये दिए, और टीचर 3 को 12 की बजाय मैं एक बार 8,000 रुपये देता हूँ, क्योंकि मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। टीचर 4 को हम क्या करेंगे, 12,000 रुपये दे देंगे। तो ये मैंने एंट्री की, टोटल भुगतान मैंने 40,000 का कर दिया। ठीक है, ये रेफरेंस एंट्री है, ये हमें अभी जरूरत नहीं है। इस तरह से आपकी एंट्री हो गई है। अब एंट्री को हम चेक करेंगे, और बैलेंस शीट जाकर हम चेक करेंगे क्या है। देखिए आपके सामने, ये देखो आपकी लाइबिलिटीज यहाँ 40,000 की ख़त्म हो चुकी है, और आपका कैश बैलेंस आपके पास 7500 था, और आपका प्रॉफिट भी 7500 रुपये रह गया। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कि हमने वो गलती की थी, उस गलती को हम कैसे चेक करें। क्या गलती की थी कि हमने एक को पेमेंट, जिसको पेमेंट हमने 12,000 देनी थी उसको 8,000 दे दी, और जिसको 8,000 देने थे उसे 12,000 दे दिए। तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या जाएंगे, आउटस्टैंडिंग नाम का एक ऑप्शन है, जहां जाएंगे आउटस्टैंडिंग में। यहाँ लिखा है अमाउंट रिसीवेबल, किसी से कोई अमाउंट रिसीवेबल करनी है तो उसे चेक करेंगे। सबसे पहले ऑल अकाउंट में क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। तो इसने लिखा है टीचर चार्ज से आपने 4,000 रुपये वापस लेने हैं। क्यों लेने हैं, इसको चेक करने के लिए इसको एंट्री करेंगे। अब देखो, टीचर 4 को हमने क्या था, 8,000 रुपये की सैलरी क्रिएट की थी, लेकिन गलती से हमें उसे 12,000 का भुगतान दिखा दिया। तो अब इस एंट्री को हम चेक करेंगे। तो देखा कि टीचर 4 को हमने 8,000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब सैलरी तो 36,000 रहेगी। अब हमें इस बार को एक बार एंट्री और कर लेते हैं, 36,000 का भुगतान करके हम बाहर निकल जाते हैं। इस तरह हमने उसकी आउटस्टैंडिंग से पता लगाया कि हमने 4,000 रुपये ज़्यादा दे दिए थे। अब दूसरी बात आती है आउटस्टैंडिंग में चेक करने के लिए, अमाउंट पेबल। अब किसी को कोई अमाउंट, जिसने सर्विस ज़्यादा दी हो, क्या उसकी अमाउंट कोई पेंडिंग पड़ी है, यानी कि किसी ने बिल ज़्यादा दे दिया हो, 10,000 का दे दिया हो, तो अब चेक करेंगे। तो इसमें ये बताएगा कि वो टीचर था, कौन सा, टीचर 3, जिसकी सैलरी तो 12,000 क्रिएट की थी, लेकिन हमने उसे भुगतान 8,000 का दिया था। तो अब इसको हम
भुगतान को इसको 12,000 का कर देंगे। इस तरह से हमारे द्वारा जो की गई सैद्धांतिक गलतियां सुधारी जा सकती है। ये लीजिए, आपके सामने 40,000 की सैलरी क्रिएट की थी और 40,000 की सैलरी हमने पे कर दी है। और जो भी टीचर को गलती से हमने जानबूझ के जो गलती की थी, गलती से हमने कोई पेमेंट कम की थी उसको भी सही कर लिया, और जिसको गलती से पेमेंट कम ज़्यादा की थी उससे पेमेंट रिसीव कर ली है। ठीक है, इस तरह से हम बैलेंस शीट में एक बार और चेक करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके हिसाब से सैलरी 40,000 क्रिएट हुई थी और 40,000 के हिसाब से सैलरी क्रिएट होके जा चुकी थी, तो वहाँ बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस में वही रेवेन्यू 7500 और ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, और डे बुक भी चेक करते हैं एक बार। ये देखिए, डे बुक में आपको बता दिया कि पहले सैलरी क्रिएट हुई थी और फिर सैलरी का भुगतान भी हो गया। और इसे बैलेंस टाइप भी देख सकते हैं। डे बुक को हम शो बैलेंस के हिसाब से देखेंगे। ये आपके सामने बैलेंस डे बुक ओपन होगी, जिसमें दिखा रखा है 9,000 रुपये आपके पास पहले आए ट्यूशन फीस से, और आपके पास कॉलेज बैलेंस भी 9,000 रहा, और अगली डेट में ओपनिंग बैलेंस 9,000, फिर ट्यूशन से 25 आए, 34 रह गए, और क्लोजिंग बैलेंस में आपके पास 22,000 खर्च करने के बाद आपके पास 12,000 रुपये रहते हैं। और 12,000 आप 7 तारीख में आपका ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद आपने 11,000 रुपये खर्च किए, और तो आपके पास 1,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस रह गया। उसके बाद बस इनकम रेंट आया और आपके पास 40,500 का बैलेंस रह गया। आपके पास 7,000 की फिर इनकम आई, और उसके बाद 47,500 रुपये आपके पास रह गया। उसके बाद आपने क्या किया, टीचर्स ने आपको 40,000 रुपये दिए, जनरल एंट्री है, 40,000 रुपये दिए, और आपके पास टोटल 40,000 था, 47,000 क्लोजिंग बैलेंस था, और आपके पास में ओपनिंग बैलेंस 47,500, और ये टीचर की पेमेंट होने के बाद में आपके पास में यह, क्योंकि यहाँ इन्होंने खर्चे को डायरेक्ट दिखा रखा है कि इस टीचर के जो खर्चे थे सैलरी टाइप खर्चे को डिस्क्राइब करके दिखा रखा है कि अब 40,000 रुपये इस तरह से देने थे, वरना यहाँ टीचर की जगह सैलरी लिखा था। ठीक है, इस तरह आपके पास में ये डे बुक शो बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको आउटस्टैंडिंग या अकाउंट समरी भी देखना चाहो तो डेली बैलेंस के हिसाब से आप अकाउंट समरी भी दे सकते हो। कौन से अकाउंट की देखना चाहते हो? आप कैश अकाउंट की देखना चाहोगे तो कैश अकाउंट की आप डेली समरी दे सकते हो। ये देखो, डेली कैश डेबिट क्या हुआ है वो है आपको। तो इस अकाउंट में आप इस तरह से सैलरी क्रिएट कर सकते हैं और प्रत्येक का खाता चेक कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में सैलरी कैसे क्रिएट की जाती है, उनका भुगतान कैसे किया जाता है वो सीखा। इसके अलावा सैलरी पे TDS PF कैसे काटा जाता है वो भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।